जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। क्या पार्लियामेंट को ये पावर मिलनी चाहिए कि वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड कर सके? क्योंकि देखिए, अभी तक हमने बहुत बार देखा है कि पार्लियामेंट अमेंड कर लेती है संविधान, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देता है, ये कहकर कि ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस करंट अफेयर के टॉपिक पर लिंक लगना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारे जो केसेस है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें इमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो उसके पहले हमें पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब फंडामेंटल राइट, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। आपने मेरा फंडामेंटल राइट्स का वीडियो तो ज़रूर देखा होगा। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या है? फंडामेंटल राइट ये फंडामेंटल है, मतलब हमारा हक है उस पर, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। मगर जब हमें आज़ादी मिली उसके 1 साल के अंदर अंदर ही ये सवाल खड़ा हो गया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसे पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए, जब भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाती है तो वो लाती है अंडर आर्टिकल 368। तो अब अंडर आर्टिकल 368 हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे फंडामेंटल है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, क्या पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सके, अमेंड कर सके? तो इसके बारे में जो आर्टिकल 13 है वो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। अब देखिए, समझने में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सरल भाषा में समझाता हूँ। अब देखिए, स्टेट यानी कि सरकार कोई भी ऐसे लॉ लेकर आती है जिससे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीन जाए, तो वो लॉ जो है वो नल एंड वॉइड कहलाएगा। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो 1930 के आसपास एजुकेशन एक्ट जो है वो आया था, जो ब्रिटिशर्स ने लाए थे। अब उसमें कई ऐसे क्लॉज थे, लेकिन उसमें एक क्लॉज ऐसा था कि इस रिलीजन के लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि हर इंसान को कोई भी रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, राइट है, और किसी भी इंसान को रिलीजन के बेस पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो लॉ है ये एक ऐसा लॉ है जो इस पार्ट, मतलब फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है उसके जो राइट्स है वो छीन ले रहा था, जो इक्वालिटी का अधिकार है वो छीन रहा था। इसलिए ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, और ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। और देखिए, इसी में 2 डॉक्ट्रिन भी आते हैं। पहला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिल्टर आउट करना। फिल्टर आउट करना मतलब सेपरेट कर देना। अब देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था उसमें सेक्शन 14 में कुछ ऐसी चीज थी जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही थी। तो इस केस में ये जो डॉक्ट्रिन है वो लागू होता है। इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ सेक्शन 14 जो है, जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, सिर्फ वही हटा दिया जाएगा, उसे ही फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो जैसा का वैसा रखा जाएगा, मतलब पूरा एक्ट यहाँ पर खारिज नहीं होने वाला है। और दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसका मतलब है हाइड कर देना। तो आर्टिकल 13 से रिलेटेड ये 2 जो डॉक्ट्रिन है ये भी आपको पता रहने चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हमें सम अप करना है आर्टिकल 13 को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सरकार ऐसा कोई भी लॉ नहीं ला सकती है जो पार्ट 3 में जो भी चीज़ें दी हुई है उसे छीन ले। अगर सरकार ऐसे लॉ लाती है तो नल एंड वॉइड घोषित कर दिए जाएंगे। तो 1951 में जो बुनियाद है बेसिक स्ट्रक्चर की वो रखी जाती है। कौन से केस के अंतर्गत? शंकरी प्रसाद केस 1951। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट अमेंडमेंट सरकार लेकर आती है। अब फर्स्ट अमेंडमेंट जब लेकर आती है तो उसमें क्या करती है सरकार? जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे कर्टेल कर दिया जाता है। अब ये मैंने आपको पॉलिटी के लेक्चर्स में डिटेल में बताया हुआ है। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था, लेकिन अब इसे कर्टेल कर दिया गया। तो अब ये जो चीज़ है अमेंड किसके थ्रू किया गया? तो आर्टिकल 368 के तहत। तो अब क्या है शंकरी प्रसाद केस 1951? इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। मतलब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है अगर वो अमेंड कर रही है अंडर आर्टिकल 368। अब क्यों अमेंड कर सकती है? क्योंकि जो लॉ वर्ड इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 13 में वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। अब ऑर्डिनरी लॉ का मतलब क्या होता है
कि देखिए सरकार अगर कोई लॉ लेकर आती है कि व्हाट्सअप जो है आज से बंद, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डिनरी लॉ हो गया, मतलब बिल लाया जाएगा, पास किया जाएगा, इस तरीके से एक ऑर्डिनरी लॉ है। हाइपोथेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम लिटरल मीनिंग मत लीजिए। और अगर हमारे संविधान में जो चीज़ें दी हुई है उससे अगर सरकार चेंज करती है, जैसे कि अगर बोलते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, जो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, तो इसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ वर्ड आर्टिकल 13 में इस्तेमाल किया गया है ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के तहत फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाती है तो उसे अधिकार है, वो कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो छीन सकती है अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया था कि स्टेट ऐसे अगर कोई भी लॉ लेकर आती है जो फंडामेंटल राइट छीन ले तो वो नल एंड वॉइड कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आर्टिकल 368 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर लेकर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ अगर लेकर आती है, तो वो नल एंड वॉइड नहीं कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आता है गोलकनाथ केस 1967। अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन बदल लेती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जो उन्होंने निर्णय दिए हैं, डिसीजंस दिए हैं, इंटरप्रिटेशन दिए हैं, वो चेंज कर सकते हैं, वो रिवर्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर गोलकनाथ केस जो होता है 1967 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इम्यूटेबल है, ट्रांसीडेंशियल है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है, इवन अंडर आर्टिकल 368। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो लॉ वर्ड इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 13 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को भी इंक्लूड करता है। मतलब आप कोई भी लॉ ले लो, भले वो ऑर्डिनरी लॉ हो, भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ हो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं ला सकते हो, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। मतलब जो पिछले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिए थे पार्लियामेंट को कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ लाते हो तो आप फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर सकते हो, वो गोलकनाथ केस में रिवर्स कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत भी ये अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट में चेंजेस ला सके। अब यहाँ पर सरकार जो है उनका हाल ऐसा हो जाता है कि आत्ता माझी सटक ली, पहले तुम कुछ और बोल रहे हो, अभी कुछ और बोल रहे हो। फिर यहाँ पर सरकार बोलती है कि आली रे आली, आत्ता माझी बारी आली। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर देती है। मतलब जो इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, या दोनों है, तो इतना जो आप मगजमारी कर रहे हो अभी हम उसी को चेंज कर देते हैं। और ये अमेंड किया जाता है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट ले सके या उसमें चेंजेस ला सके। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ रहेगा ये आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब अब ये कंफ्यूजन ही दूर कर दिया कि जो लॉ वर्ड इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 13 में ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भी सटक जाती है, वो बोलते हैं कि करारा जवाब मिलेगा। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड कर सके या ले सके अंडर आर्टिकल 368। अब ये हम क्या देख रहे हैं, यही चीज़ तो सरकार बोल रही थी। फिर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि करारा जवाब मिलेगा, यहाँ पर तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जो सरकार चाह रही थी वही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी। तो यहाँ आता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकती है, चेंजेस ला सकती है, अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे कोई भी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं ला सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करे। मतलब ठीक है भैया, तुमको चेंजेस लाने हैं ना फंडामेंटल राइट में, तो लेकर आओ, बिंदास ला सकते हो तुम अंडर आर्टिकल 368, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन से आर्टिकल्स है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं। तो यहाँ पर जो सरकार है उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो शुरू होती है। अब देखिए सबसे पहले आता है इंदिरा गांधी नेहरू केस 1975। अब इसमें क्या होता है, इसमें सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आती है। उसमें क्या होता है, जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स रहेंगे उसमें से जो प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर है वो सारे कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रहेंगे। मतलब उन पर कोई भी कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो नहीं दे सकता है। ये 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था।
मतलब यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत सरकार अमेंडमेंट लेकर आती है और ये अमेंडमेंट जो है फंडामेंटल राइट को कैसे छीन रहा है या फिर चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो राइट टू इक्वलिटी हमारे यहाँ पर दी हुई है उसे यहाँ पर चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर जो है उसे ज्यूरिसडिक्शन से दूर रखा जा रहा है। मतलब क्या है कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, मतलब यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतज़ार, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसे वायलेट कर रहा है आपका अमेंडमेंट, तो ये जो है ये नल एंड वॉइड कहलाएगा। मतलब प्रोविजन जो है ये बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, इसलिए ये जो अमेंडमेंट है ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। तो आप समझ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना करारा जवाब दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सरकार है उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है, एकदम शॉक लगता है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक जादुई छड़ी लेकर आ गए कि आप अमेंडमेंट लेकर आओ, आप आपके हिसाब से काम करो, हम एक जादुई छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है? उसमें ये कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जो यहाँ पे लिमिटेशन दी गई ना कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो उसमें चेंजेस नहीं ला सकते अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है तो ये जो लिमिटेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को कोई लिमिटेशन नहीं है, सुप्रीम है, और कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट लाती है तो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या आता है? नहीं नहीं, अभी नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो ये क्या रहेगा? नल एंड वॉइड रहेगा। प्रोविजन जो है बियॉन्ड अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। फिर यहाँ पर सरकार जो है उसकी हालत कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से सरकार एक के बाद एक अमेंडमेंट ला रही थी, सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर की छड़ी घुमा रही थी। फिर यहाँ पर आता है मिनर्वा मिल केस 1980। अब इसमें क्या होता है? इसमें जुडिशियल रिव्यू जो है उससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि अब जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या आया? वही नहीं नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये जो पार्लियामेंट ने चीज़ें लाई है ये बियॉन्ड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है। फिर जो सरकार है उसकी हालत कुछ इस तरीके से। फिर आता है वामन राव केस 1981। अब इसमें क्या होता है? इसमें सरकार एग्रीकल्चर लैंड जो है उस पर सीलिंग लेकर आती है। अब इसमें फंडामेंटल राइट जो उसमें चेंजेस ला रहे थे, मतलब क्या है, इन शॉर्ट ये जो एक्ट लाया गया है फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाए गए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या था? वही नहीं नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, आप नहीं कर सकते हो। मतलब क्या है कि यहाँ पर केशवानंद भारती केस जो उसके बाद जो भी आप चेंजेस लाओगे, जब से हमने बेसिक स्ट्रक्चर लागू किया है उसके बाद से हमारे हाथ में पावर है कि ये जो अमेंडमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। फिर सरकार जो उसकी हालत कैसी वैसी। अब यहाँ पर सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। सरकार ने बोला यार आप मुझे समझ में नहीं आ रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये तो बताओ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, तुम अमेंड करते जाओ, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम बताते जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि कौन से आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ये सब कुछ नहीं बताया। मतलब यहाँ पर सरकार आज भी अमेंडमेंट लाती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट बताते रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। लेकिन अब तक जो सरकार अमेंडमेंट लेकर आई है और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की रिएक्शन है उससे कुछ ऐसी चीज़ें निकली है जो कि हम बता सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपको जो भी बेसिक स्ट्रक्चर पता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब यहाँ पर सरकार की हालत कैसी हो गई थी? तो सरकार की हालत इस तरीके से हो गई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। तो देखिए अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका क्रिटिसिज्म किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एक नई चीज़ लेकर आई है, नई जादू की छड़ी लेकर आई है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो हमारे संविधान में कहीं पर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वही हमारे संविधान के अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है। इस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं उनके हाथ में ये पावर है कि यहाँ पर रूल्स लेकर आए उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें चुन कर दिया है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस प्रावधान की वजह से पावर किसके हाथ में आती है? तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आती है। अब वहाँ के जो जजेस हैं उन्हें लोगों ने तो इलेक्ट करके नहीं दिया है। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस फिलॉसफी को ही ये चीज़ वॉयलेट करती है। इसलिए अभी रिसेंटली अरुण जेटली साहब जो उन्होंने कहा कि ये जो है ये क्रूएल है, अनरीजनेबल है, आर्बिट्रेरी है कि अनइलेक्टेड लोग जो है वो यहाँ पर ऐसे लॉज को नल एंड वॉइड घोषित कर रहे हैं जो कि इलेक्टेड लोगों ने लाया है, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने लाया है।
तो ये हमने नेगेटिव पॉइंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर के वो देखे, हम थोड़े पॉजिटिव पॉइंट भी देखते हैं किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेक्रेड है। तो पार्लियामेंट जो है वो क्रिएचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए, जो भी बनाता है किसी चीज को उसे वो मिटा नहीं सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसे वो हार्म नहीं पहुंचा सकता है। और अगर हम जर्मनी की भी बात करते हैं तो नाजिज्म का जो बैड एक्सपीरियंस जर्मनी को आया था, वहाँ पर उन्होंने बेसिक लॉ जो है वो अडॉप्ट किया 1949 में, जहाँ पर जो लॉ मेकर्स है वो कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन राइट रिलेटेड एस्पेक्ट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं, स्टेट के डेमोक्रेटिक एंड सोशल ऑर्डर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 368 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। मतलब आर्टिकल 368 जो है ये पावर दे रहा है पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट अगर अपनी पावर से इसे ही चेंज कर दे तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। और जो भी हम अमेंडमेंट लाते हैं वो एक अल्टर्ड फॉर्म होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सीधी नई कॉन्स्टिट्यूशन ही हम यहाँ पर खड़ी कर दे। मतलब अमेंडमेंट का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि माइनर चेंजेस हम ला सकते हैं जिससे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। लेकिन अगर हम अमेंडमेंट के जरिए कोई नई कॉन्स्टिट्यूशन ही खड़ी कर दे तो इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है कि आप उसमें चेंज ला दो, कोई नया ही लॉ खड़ा कर दो। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव पॉइंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के, जो नेगेटिव पॉइंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के, वो देख लिए हैं। उसी के साथ साथ जितने भी लॉज इससे रिलेटेड थे वो भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो जो अरुण जेटली साहब ने रिसेंटली बोला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे निकाल देना चाहिए, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बाधा ला रहा है, तो आपको इस पर क्या कहना है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।